हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। यूपीएसआई की जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें जितने भी पीवाईक्यू अभी तक के 1991 से लेकर 2021 तक जो पूछे गए हैं, खासकर जो आपकी जो सब्जेक्ट है भूगोल, यानी भूगोल के जितने भी अभी तक पीवाईक्यू बने हुए हैं सवाल 1991 से लेकर 2021 तक, वो सारी श्रृंखला आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आप इस 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला को बहुत ही अच्छे तरीके से तल्लीनता के साथ आप इसको देखें, समझें और इसको हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व तो भारत में सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, इसने क्या बोला है कि सबसे कम है, सबसे कम है। तो ऑप्शन क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या पुदुचेरी। तो इसने बोला सबसे कम है, तो सबसे कम आपका हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार में देखा जाए तो यहाँ पर 46 व्यक्ति, कितने, तो 46 व्यक्ति क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर। ये यहाँ के क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, और देखिए इसने से सबसे कम पूछा है, लेकिन सबसे ज्यादा की अगर बात करें, अगर जो कौन सा यूटी है जो सबसे ज्यादा है, तो अगर सबसे ज्यादा की हम लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो ये मिल जाएगा कहाँ पर, ये मिल जाएगा आपको दिल्ली में। कहाँ मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा। कहाँ होगा, दिल्ली में। और जो सेकंड होगा वो आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चल हो जाएगा वो लोग दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग में यहाँ पे क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11,320। ठीक है, ये इतना है यहाँ पर 11,320 सबसे अधिक। और सबसे कम कौन सा है, तो अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़ सेकंड पे आता है। ये तो यूटी की बात है। अगर मैं राज्यों की बात करूं कि सर्वाधिक, सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, तो ये यहाँ पे मैंने राज्य की बात की है। तो देखो राज्यों में अगर बात करते हैं, देखो राज्यों में सबसे अधिक कहाँ पे हो जाएगा, तो वो आपका राज्य हो जाएगा कौन सा, बिहार। तो बिहार में सर्वाधिक क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। सेकंड पे कौन सा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। थर्ड पे आपका केरल आ जाएगा। और फोर्थ पे आपका यूपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूपी आ जाएगा। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 1106। ठीक है, कितना है, 1106। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे 1028। केरल की बात करें भी तो यहाँ पे 860। और यूपी की बात करें तो 829। ठीक है, 829 व्यक्ति क्या होंगे प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे ये सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, और यदि सबसे कम की बात करते हैं, ठीक है, सबसे कम किस राज्य में है, सबसे कम की बात करेंगे तो वो आपका राज्य हो जाएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सबसे कम क्या है, पॉपुलेशन क्या है आपकी, डेंसिटी है सबसे कम। फिर उसके बाद में देखा जाएगा तो मिजोरम और फिर सिक्किम। मिजोरम और फिर कौन सा होगा आपका, सिक्किम। मिजोरम सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, वहीं पे मिजोरम की अगर बात करें तो वहां पे आपका लगभग 52 चला जाएगा। ठीक है, मिजोरम में कितना चला जाएगा, 52। और सिक्किम में कितना आ जाएगा, 86। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी की बात
हो गई, ठीक है। बाकी ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 382 व्यक्ति, ठीक है, 382 व्यक्ति क्या हो जाएंगे, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनघनत्व का मतलब होता है कि एरिया कम और व्यक्तियों की ज्यादा, मतलब ज्यादा एरिया, मतलब कम एरिया होगा, ज्यादा व्यक्ति रहेंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में कंसिडर होता है। तो ये पहला सवाल हो गया। देखिए दूसरा सवाल कौन सा हमारा है। दूसरा सवाल आपका है कि उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। यहां पे लिखा है ऊर्जा। जब भी भूकंप आएगा तो जब जिस जगह से ऊर्जा का निष्कासन होगा, एनर्जी वहां से अर्जन होगा, तो फिर उस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं। गुरुत्व केंद्र, विवर्तनी केंद्र, अधिकेंद्र, अवकेंद्र। तो यहाँ पे जो सही आंसर है उसमें वो ये फोर्थ है, यानी अवकेंद्र, जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है, फोकस। तो अवकेंद्र भूकंप के दौरान वो बिंदु होता है जहां से ऊर्जा निकलता है, जहां से ऊर्जा निकलता है। बाकी अधिकेंद्र की बात करते हैं कि अधिकेंद्र क्या होता है, जिसे हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र का मतलब क्या है, ईपी, ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर की हम लोग बात करें तो ईपी सेंटर वो जगह होता है जहां पे पृथ्वी पर वो बिंदु जहां पे सबसे पहले भूकंप की जो तरंगे होती है महसूस की जाती है, उसे ईपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसे ईपी सेंटर क्या है, पृथ्वी का वो हिस्सा या बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे महसूस की जाती हैं, महसूस की जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ईपी सेंटर, या बोलेंगे क्या, अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। बाकी एक दो पॉइंट आप और लिख सकते हैं कि अगर हम लोग रिएक्टर स्केल की बात करें कि रिएक्टर स्केल क्या होता है। रिएक्टर स्केल, तो जो रिएक्टर स्केल है ये भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग सिस्मोग्राफ बात करें कि सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, तो इसमें भूकंप की तरंगों को, भूकंप के तरंगों को मापा जाता है, इसका रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक। तो ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है, रिएक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है कि भूपर्पटी के कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है। तो पहला ऑप्शन है 0.01%, 0.03%, 0.04% या 0.02%। तो देखिए इसमें हालांकि सही आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.02%। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल बनता है हमारा कि अगर हम लोग पृथ्वी का ये केंद्र अगर देखना शुरू करें, सपोज करें कि ये हमारा क्या है, एक पृथ्वी का एक काट हम लोग लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ये समझते हैं कि ये हमने माना कि इतना सा एरिया क्या होगा, ये भूपर्पटी है, भूपर्पटी। भूपर्पटी का मतलब हो गया क्रस्ट, क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे क्रस्ट कहते हैं भूपर्पटी। बाकी नीचे आपको मेटल और कोर वाला हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, अगर नीचे देखें कौन कौन से हिस्से यहाँ पे होंगे इस तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा मेटल, ये हो जाएगा आपका कोर, हो जाएगा ये, ठीक। लेकिन सवाल यहाँ पे ये इन लोगों ने पूछा है कि जो भूपर्पटी है
अब भूपर्पटी ये मुख्य रूप से 8 तत्वों से मिलकर बना है, बाकी और भी तत्व हैं, लेकिन 8 वो तत्व जो लगभग 98% हिस्सा वो इंक्लूड है इसमें। तो जो भूपर्पटी है इसमें कितने, तो ये 8 तत्वों से बना है, ठीक है, मतलब 8 तत्वों से बना है, या ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि 8 तत्वों से, 8 तत्वों का कितना, तो 98% हिस्सा है। बाकी और भी तत्व हैं, बाकी और भी तत्व हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि इसमें जो 98% जो बनाते हैं वो 8 तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे देखिए, यानी कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी लेयर है उसे भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहते हैं। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा ऑक्सीजन। क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, यानी वो इसकी परसेंटेज कितना होगा, ये होगा 46%। कितना होगा, 46%। सेकंड आपको क्या मिलेगा, सेकंड आपको मिलेगा यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है, क्या मिलेगा, सिलिकॉन, जो कि एक अर्ध धातु है सिलिकॉन, और इसका जो मात्रा इसमें रहेगा वो लगभग कितना होगा, तो लगभग 27%। यानी कि आज है सवाल कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा भूपर्पटी है उसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा रहती है, तो वो ऑक्सीजन की रहती है। किसकी रहती है, वो ऑक्सीजन की रहती है। और सेकंड किसकी रहेगी, तो वो सिलिकॉन की रहेगी। उसके बाद में आपका एल्यूमिनियम का रहेगा। थर्ड क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, 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 इसका मात्रा लगभग 8%। और चौथा हो जाएगा क्या आपका, लोहा, जो किसकी मात्रा कितनी है, 5%। कितनी हो जाएगी, 5%। फिर हो जाएगा आपका सोडियम, पोटेशियम, ये सारे आपके इनमें आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कैल्शियम, जैसे सोडियम, उसके अलावा पोटेशियम, और इसके बाद में आपका मैग्नीशियम। तो ये चार जो तत्व हैं, ये चार तत्व हैं, ये भूपर्पटी में इंक्लूड होते हैं। बाकी और भी 2% में और भी हिस्सा है, जैसे ये आपके कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम और कार्बन, ये 2% वाले हिस्से में आते हैं। तो ये आपको इतनी बातें आपको ध्यान रखना। भूपर्पटी इन 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो आ जाए कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है। तो धातु पूछेगा तो धातु के रूप में आप सबसे पहले एल्यूमिनियम बताएंगे, क्योंकि ये धातु है, ठीक, सिलिकॉन धातु नहीं, अर्धातु है, ऑक्सीजन अधातु है। चलिए आते हैं अब अगले सवाल पे। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, जोजिला, चांगला, अगहिल, नाथुला। तो आप देखें सिक्किम को बात करें, सिक्किम तो कौन सा है आपका, नाथुला दर्रा है, ठीक है, कौन सा है, नाथुला दर्रा है, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी चांगला है, ठीक है, लानकला है, बात करें तो लानक ला है, ला का मतलब दर्रा, तिब्बती भाषा में ला का मतलब दर्रा होता है। लानक ना हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में कारा कोरम हो गया, कारा कोरम, ठीक। और अगहिल, हालांकि अघिल दर्रा है, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो अघिल दर्रा। तो ये सारे दर्रे कहाँ पे आपके हैं, तो लद्दाख में है। कहाँ पे हो जाएंगे, लद्दाख में, ठीक, लद्दाख में। तो जो ये ऑप्शन सी लिखा है ना, अगहिल, इस ये अगहिल नहीं, ये अघिल दर्रा है, थोड़ा सा उसमें से अलग उच्चारण है इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कहाँ पे है, तो ये नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। निम्न में से कौन सा भारत में फसल का मौसम नहीं है, फसल का मौसम नहीं है, जायद, बरचन, रबी या खरीफ। तो देखिए इसमें जो नहीं है वो तो इसमें से ऑप्शन से पता चल जा रहा है कि भाई बरचन नहीं है। बरचन क्या है, तो वायु, इस कह सकते हैं ये क्या है कि वायु द्वारा निर्मित, वायु द्वारा निर्मित, वायु द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, अर्धचंद्राकार क्या है, रेत का टीला, रेत का, ये क्या है, टीला है, ठीक, ये रेत का टीला है। तो ये कोई
फसल का मौसम नहीं है। बाकी इन फसल मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान सकते हैं कि भाई जो आपका ये खरीफ की फसल है, तो ये कहीं ना कहीं ये ग्रीष्म ऋतु का है, या देखिए जो जायद की फसल है ये कब होती बोई जाती है, तो ये कहेंगे मार्च जून में, ठीक। और ये जो खरीफ फसल है ये आपका जून से कब, सितंबर। जून से क्या है, सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर। तो आज है कि जायद की फसल कब बोई जाती है, तो ये ग्रीष्म काल में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु का ये है, ठीक है ना, ठीक है, ग्रीष्म का है, ठीक है, क्या बताएंगे, ग्रीष्म का है। बाकी खरीफ की फसल ये बरसात के समय या वर्षा के समय। बाकी रबी की फसल ये जो होती है ये अब बताएंगे कि ये सर्दियों के समय में रबी की फसल बोई जाती है, ठीक। तो क्या इतनी बात हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर छठा। छठा देखिए, छठा है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। माल्थस एक बहुत बड़े क्या थे, जनसंख्याविद थे, ठीक है। तो उन्होंने कौन सा एक सिद्धांत दिया था, ये कह रहे हैं। पहला है ज्यामिति जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि, घातीय मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी दर, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न निर्भरता अनुपात और उच्च जनसांख्यिक लाभांश। तो ये आपके चार ऑप्शन है। देखिए इसमें सही जो आंसर आपका होगा वो आपका पहला नंबर हो जाएगा। देखो जो माल्थस है, माल्थस सिद्धांत के बारे में इन्होंने कब दिया था, तो इन्होंने ये सिद्धांत जो दिया था वो 1788 में। या कहते हैं कि ये सिद्धांत जो है ये कब दिया उन्होंने, तो 1798 में इन्होंने दिया। कब दिया, 1798 में दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया, ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या है, जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में। और जो खाद्य आपूर्ति है, जो संसाधन है, जो खाने पीने के रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कैसी हो रही है, गुणोत्तर श्रेणी में हो रही है, यानी मल्टीपल हो रही है श्रेणी में। जबकि जबकि खाद्य आपूर्ति, जबकि खाद्य आपूर्ति कैसी है, तो समानांतर श्रेणी में हो रही है। तो माल्थस का सिद्धांत यही कहता है कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो मल्टीपल में हो रही है, ठीक है, और जो खाद्य आपूर्ति है, जो संसाधन की वृद्धि है वो एक समानांतर में हो रही है। यानी गुणोत्तर श्रेणी का मतलब है कि जनसंख्या पहले एक थी तो वो अब कितनी हो जाएगी, तो वो हो गई 2, फिर क्या हो जाएगी 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो जनसंख्या हमारी ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन जो खाद्य आपूर्ति है, ठीक है, जो खाद्य आपूर्ति है, जो हमारे संसाधन है वो कैसे बढ़ रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये बढ़ा है समानांतर श्रेणी में, और जनसंख्या बढ़ रही है कैसे, गुणोत्तर श्रेणी में। अगला है पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस, यहाँ पे गैस होना चाहिए, गैस कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे गैस कौन सी है। तो ऑप्शन पढ़िए, देखिए ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो भाई प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है, तो हो जाएगा कौन सा, नाइट्रोजन। कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। अगर इनकी हम लोग मात्रा देखते चलें, ठीक है, या इसका हम क्रम लगा लें, क्रम अगर लगा दिया जाए तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 78% 100 में। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हो जाएगा 21%, राइट। तो ये सारे लगभग में है, नहीं तो वैसे ऑक्सीजन तो 20.95 है। फिर उसके बाद में आपका ऑर्गन आ जाएगा, ऑर्गन है 0.93%।
और यहाँ पे CO2 की हम लोग बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो है 0.03%। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कि हमारे वायुमंडल में गैसों का जो रेशियो है, जो मात्रा है, वो कुछ ये है। ठीक, तो क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभमंडल वायुमंडल की क्या है, सबसे निचली परत है। ये चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला आती है, जायद फसल डैश डैश ऋतु के दौरान होती है। जायद फसल, ठीक है, जायद फसल जो मार्च से जून के बीच में होती है। तो जायद फसल जो है वो फिर ग्रीष्म ऋतु की हो जाएगी ना, फिर क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु की। यानी कह सकते हैं कि ये मार्च से लेकर कब, तो जून तक, नहीं, जून के मध्य। ठीक, तो गर्मी का महीना यही रहता है, मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, और बाकी वर्षा काल में तो खरीफ की फसल होती है। ठीक है, खरीफ की फसल यानी जून से सितंबर। सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? पूर्वी अफ्रीका के रिंग, प्रशांत के रिंग, अल्पाइन बेल्ट के रिंग, या हिमालयी क्षेत्र के रिंग? तो यहाँ पे लिखा है रिंग ऑफ फायर्स। तो रिंग ऑफ फायर्स कहाँ पाया जाता है? तो पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, यानी कि प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में। तो जो आपका रिंग ऑफ फायर है, यानी कि रिंग ऑफ फायर, तो रिंग ऑफ फायर में आप देखेंगे तो कम से कम 75%, यानी कि जितने भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं या जितने ज्वालामुखी हैं, उनमें से लगभग 75% ज्वालामुखी यही आपको मिलेंगे रिंग ऑफ फायर में। तो 75% ज्वालामुखी, ठीक, ये यहाँ पे मिलेंगे। और लगभग मान के चलिए कि 90% से ज्यादा भूकंप यहीं पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि भूकंप आने का पीछे रीजन होता है क्या, ज्वालामुखी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कि लगभग 90% से ज्यादा भूकंप यहीं आते हैं। ठीक, नहीं, 90% से ज्यादा भूकंप आपको यहीं आते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भूकंप आते हैं उनमें से 90% भूकंप तो रिंग ऑफ फायर में आते हैं। रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो ये होता है ना, प्रशांत महासागर में है ये। अगर देखिए अगला है, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो यानी कह सकते हैं कि जो नायलॉन है ये रिप्लेस कर रहा है उस फसल को। ठीक, तो प्राकृतिक रेशम, काली कपास, जूट, अरंडी। तो वैसे यहाँ पे देखेंगे जो गोल्डन फाइबर है, गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा की बात करें तो ये किससे बनता है या किससे कहते हैं? ये जूट को कहते हैं। जूट यानी कि इसे हम लोग पटसन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? पटसन भी कहते हैं, पटसन। तो जूट को हम लोग हिंदी में पटसन भी कहते हैं। और जूट का कौन सा भाग उपयोगी होता है? तो जो इसका स्टेम होता है, स्टेम यानी जो तना होता है, जो तना होता है, तना, तो स्टेम क्या होता है इसका? उपयोगी हिस्सा है या भाग है। ठीक, जिससे हम लोग रस्सियां, टाट, बोरे, ये सारा थैला, ये सब कुछ बनाते हैं जूट से। और जूट की बात करें तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो राज्यों के संदर्भ में आप बताएंगे वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल, फिर असम, फिर बिहार, ये राज्य आते हैं। चलो अब आ जाओ, लिखा है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा डैश डैश में घटित हुई थी। तो देखो यहाँ पे लिखा है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ये भोपाल में ये त्रासदी हुआ था, भोपाल में। यानी वो समय क्या था? 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है, ठीक है, गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। रिसाव के कारण, रिसाव के कारण, ठीक है,
हजारों लोगों का क्या हो गया, निधन हो गया भोपाल में। ठीक है, कहाँ पर, भोपाल में हो गया। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट क्या थी, एक गैस थी जो 3.84 को इसे भोपाल त्रासदी के नाम से जाना जाता है, भोपाल त्रासदी। तो यानी कि ये जो घटना हुई थी, इस घटना को क्या कहते हैं, भोपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं, भोपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो यूनियन कार्बाइड ये फैक्ट्री का नाम था। भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। ये बोला है कि जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन 4, 1951 से 1981। देखो 1951 से 1981 को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, ये क्या है, दशक है। ठीक? लेकिन यहां पर और भी आप 1901 से 1921 का दशक भी ध्यान रखें, और 1921 से 1951 का भी ध्यान रखें। अब जो आपका 1901 से 1921 का ये मतलब कह सकते हैं ड्यूरेशन है, इसे हम लोग कैसा स्थिर अवधि कहते हैं। इसे बोलते हैं क्या है, जनसंख्या जो वृद्धि है उसकी स्थिर अवधि, उसे क्या बोलते हैं, स्थिर अवधि, स्थिर अवधि। ये बोलते हैं इस ड्यूरेशन को। ठीक है, इस ड्यूरेशन को हम लोग ये बोलते हैं स्थिर अवधि। बाकी इसके अलावा और भी अगर आप देखेंगे तो किसी की जनसंख्या वर्ष को क्या क्या और भी हम लोग नाम देते हैं। तो एक है आपका 1921 से 1951 को स्थिर जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, स्थिर जनसंख्या वृद्धि, स्थिर जनसंख्या वृद्धि, स्थिर जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, वर्ष कहते हैं। तो इन तीनों को आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि किस वाले ड्यूरेशन को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट दशक किसे बोलेंगे, 1951 से लेकर 1981 के बीच में जो समय ड्यूरेशन है उसे बोलते हैं। हालांकि ड्यूरेशन आपका 30 साल का है, तो वो आप दशक का मतलब 10 के मल्टीपल में है वो। ठीक है, 1901 से 1921 को क्या बोलेंगे, स्थिर अवधि बोलते हैं। ठीक है, 1921 से 1951 की अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि वर्ष कहते हैं। लेकिन आज ना कि जो 1921 का वर्ष है, 1921 का जो वर्ष है जनगणना वाला, 1921 का वर्ष है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाई द ग्रेट डिवाइड। ठीक, यानी कि महान विभाजक वर्ष। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं महान विभाजक वर्ष। आ जाए कि जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो बताना 1921 को। आगे जो प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसने बोला है कि प्राकृतिक भी है और स्थलीय भी है, प्राकृतिक है और स्थलीय भी है। तो किसे देखो, तो स्थलीय बात झील तो होगा नहीं, ये तो जलीय हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, महासागर भी जलीय हो जाएगा। तो फिर सही आंसर क्या है, घास के मैदान। क्या है, घास के मैदान। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका ये पारिस्थितिकी तंत्र है, इस शब्द का उपयोग यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग या ये शब्द किसने दिया, तो आपको बताएंगे, उनका नाम हो जाएगा ए जी टांसले। कब दिया था, 1935 में। एक ब्रिटिश यानी कि एक अंग्रेज, ये क्या थे, पारिस्थितिकी तंत्र के विज्ञाता थे। ठीक है, बाकी एक शब्द इकोलॉजी आता है, इकोलॉजी शब्द ये किसने दिया, तो बताना अर्नेस्ट हैकल ने दिया था,
अर्नेस्ट हैकल, हैकल 1866 में, ठीक है, 66 में। बाकी और भी यहाँ पे घास के मैदान में आपने पढ़ा होगा, जैसे शीतोष्ण घास के मैदान, उष्ण घास के मैदान, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि जो कर्क रेखा, मध्य रेखा, जो कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा, इसके बीच में घास के मैदान पाए जाते हैं जो उष्ण होते हैं। बाकी इनके उत्तर में, दक्षिण में आपके कैसे होंगे, शीतोष्ण होते हैं। तो जो महासागर है ये सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे बड़ा व सबसे स्थिर क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक। जबकि सबसे छोटा इक्वेरियम होता है। अगला है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है। तो ये है आपका 50-50 रेशियो में, जो आपका ये है नेशनल एजुकेशन हायर, ठीक है। जो प्रोजेक्ट आपका है यहाँ पे देखिए, नेशनल आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसे नाहेब कहते हैं। ये 2017 में ये परियोजना आई थी, जुलाई 2017 में, ठीक है, जुलाई 2017 में, ताकि लोगों के बीच में कृषि की जो एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एजुकेशन, उसको बढ़ाया जा सके। अगर देखो अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है, यानी कि क्रूड जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, असम, केरल या पंजाब। तो बताएंगे ये कहाँ पे, केरल में, ठीक है, केरल में है। अगला है भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज में प्रचलन में लाए गए थे। जीएम बीज, पारंपरिक बीज, HYV बीज या क्विनोआ बीज। तो ये सही आंसर क्या है, हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है। फुल फॉर्म क्या इसका है, इसका फुल फॉर्म है हाई यील्ड वैरायटी। ये हमने बीज क्या किए थे, प्रयोग किए थे हरित क्रांति जब शुरुआत हुई थी उस समय। लेकिन अभी ये जो हाई यील्ड वैरायटी जो बीज है ये कई राज्यों में क्या है, प्रतिबंधित है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में क्या है, ये प्रतिबंधित है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। और ये जीएम बीज ध्यान रखना, ये जीएम बीज क्या है, जीएम का मतलब होता है जेनेटिकल मॉडिफाइड, फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो ये बताना जेनेटिकल क्या है, मॉडिफाइड। तो ये है ताकि इसमें जो जीन होते हैं उसको पहले से बदल दिया जाता ताकि वो रोगों से मुक्त हो या अच्छा उसका उत्पादन हो। कल देखो अगला है भारत का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है, कांडला बंदरगाह, कोच्चि, चेन्नई, मुंबई। तो भारत का पहला जो प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है वो है कांडला बंदरगाह, ठीक है। कौन सा है, कांडला बंदरगाह, जो 1965 में बना था। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना डैश डैश वर्षों से अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है। तो देखो अगर आपको जनगणना में शामिल होना है और खासकर साक्षरता दर में, तो अगर 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर आपकी आयु है तो आपको साक्षरता दर में शामिल किया जाएगा, ठीक है, शामिल किया जाएगा। अगला जो जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो ये है ऑपरेशन फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़, यानी श्वेत क्रांति है नी, या जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, किससे हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन संबंधित, ठीक है। तो ये 1970 में आया, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना में ये होगा, ठीक है। जो श्वेत क्रांति है ये किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा होगा, तो 4th 5 ईयर प्लान का ये क्या होगा, हिस्सा होगा, जिसके जनक माना जाता है किसे, बर्गिच कुरियन। जनक कौन है, बर्गिच कुरियन, बर्गिच कुरियन, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना। बाकी भूरी क्रांति का संबंध ये आपका कोको और इसका संबंध इससे कोको और चमड़ा, कोको व चमड़ा उत्पादन से इसका क्या है, संबंध है, ठीक। और अब आ जाओ आज के लास्ट सवाल, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन पर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पारसियों, पारसी एक समुदाय है,
जैसे मुस्लिम समुदाय है, की जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार 58,264, 57,264, 56,264 या 59,264। तो पारसियों की संख्या भाई 2011 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तब ये लगभग 57,000 के आसपास में ये थी। तो 57,000 तो मतलब 57,264, तो ये इतनी जनसंख्या 2011 में थी। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन थे? टोटल 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि चीज़ों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।